Hello everyone, I hope you all are good. In this video, I will be covering the business risk and the objective of business. We will be studying about the multiple objectives of business, what is business risk, what are its nature, type and causes in detail. So let's begin. वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एंड पॉइंट। जो भी बिजनेस होता है उसका एंड पॉइंट क्या होता है, जितने भी वो एफर्ट्स डालता है उसको इन रिटर्न क्या चाहिए होता है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वो सारी गाइडलाइंस भी बताता है जो कि डिसाइड करती है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालना है या किस डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना है ताकि जो बिजनेस का अल्टीमेट गोल है वो अचीव कर सके हम लोग। नेक्स्ट है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फिजिएबल होना चाहिए, वो एक्सप्रेस हो जाना चाहिए टाइम लिमिट के टर्म्स में। वो बेसिकली अगर हम लोग की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम लोगों का, अगर हमने ऐसा सोचा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको 2 इयर्स के अंदर अंदर 10% सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव फिजिएबल भी होना चाहिए और वो टाइम लिमिट के अंदर फॉल भी करना चाहिए। अगर हम लोग खाली इतना सोच लें कि 10% हम लोगों को वॉल्यूम इंक्रीज करना है हमारे मोबाइल का सेल का, बट कितने टाइम में करना है ये अगर हम डिसाइड ना करें तो वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव हमेशा टाइम लिमिट से कांस्टेंट होता है। एक बात याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा आज का परफॉर्मेंस एनालाइज करता है और हमें हेल्प करता है कि हम उस डायरेक्शन में स्टेप्स लें ताकि हमारा जो फ्यूचर का परफॉर्मेंस है हम उसे इम्प्रूव कर सकें। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रॉफिट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट का वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्यों है? क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो प्रॉफिट होता है वो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसकी वजह से ही बिजनेस जो है वो टिका हुआ होता है मार्केट के अंदर। द सेकेंड वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हमें कल को कोई भी इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन लाना है या फिर कोई भी नई मशीन लगानी है या फिर उसको एक्सपेंड करना है और ज्यादा, तो हमें एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत होती है और वो हमारा जो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि अवेलेबल होता है वो होता है प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी। अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट काफी अच्छे अमाउंट में है, तो हम लोगों की एफिशिएंट वर्किंग है ऐसा मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आज रिलायंस इंडस्ट्री है, हम उसको बहुत रिलाई करते हैं, हम बोलते हैं कि उसका वर्किंग काफी एफिशिएंट है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। जितना ज्यादा हम लोग रिस्क बियर करते हैं किसी भी फर्म में, उतना ज्यादा हम लोगों को एज ए रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलता है। ये एक ओल्ड प्रिंसिपल भी है, नो प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क। मतलब जितना ज्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ही हम लोगों को उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो में हम लोगों को प्रॉफिट भी अर्न होता है। द लास्ट वन इज बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। अगर हम लोगों का फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा तो हम लोगों का रेपुटेशन ज्यादा अच्छा होगा मार्केट में कंपेयर टू दैट फर्म जो कि लॉस मेकिंग है। प्लस हम लोगों की गुडविल भी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। हम लोगों को लोन्स क्रेडिट्स इजीली हर कोई देने के लिए रेडी हो जाएगा। बैंक हम लोगों पे रिलाई कर लेगा क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में कंटिन्यूस प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होगा। अब हमें इतना तो समझ आ गया रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ने के बाद कि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्ले करता है बिजनेस के लिए। लेकिन कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि वो प्रॉफिट से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो बाकी सब लोगों के बारे में, बाकी सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। वो भूल जाते हैं कि कस्टमर के टुवर्ड्स या इन्वेस्टर के टुवर्ड्स या एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें उन्हें फुलफिल करना है। और वो प्रॉफिट को ही अपना सोल ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस। वो लोग गंदी गंदी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं गंदी गंदी, या फिर अडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए बिजनेस के लिए काफी यूजफुल नहीं होता है। द सेकेंड वन इज लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। वो लोग एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं रिसोर्सेज का। बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं उनसे ज्यादा काम करवाते हैं, उनको कम पैसा देते हैं या फिर कस्टमर्स को हाई प्राइसेस पे लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और जो लास्ट है वो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। जो कंपनी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है दैट इज कि हम सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, सोसाइटी को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे या हमारी जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करेंगे, वो लोग भूल जाते हैं।
वो लोग ये भूल जाते हैं कि सोसाइटी भी कुछ है जिनके टुवर्ड्स उन्हें काम करना है, क्योंकि उनको खाली प्रॉफिट से मतलब रहता है। तो वो अगर सोसाइटी की हेल्प करेंगे तो वो प्रॉफिट में से जाएगा पैसा, तो वो लोग भूल जाते हैं सारी सोशल वेलफेयर वगैरह सब कुछ, और वो उनको लॉन्ग रन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस को फुलफिल करने पड़ते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि अपना जो एंटरप्राइज है उसका पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटर्स के सामने, कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में वो कहाँ स्टैंड करता है। मार्केट स्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसी की वजह से पब्लिक रिलाय कर पाती है उस बिजनेस के ऊपर। The next point is innovation. Innovation का मतलब होता है bringing new ideas, नए नए तरीके लाना, नए नए methods लाना, जिससे कि हम हमारे प्रोडक्ट का फ्लरिशमेंट कर सकें, या फिर हम लोग हमारी जो भी सप्लाई सर्विसेज है उनको और एनहांस कर सकें। द नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारे जितने भी यूज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम लोगों को, उनका हम फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का बिजनेस एफिशिएंट हो सके। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी हम इनपुट बिजनेस में लगा रहे हैं वो हमारे आउटपुट से हमेशा कम होना चाहिए, हमारा आउटपुट हमेशा ज्यादा होना चाहिए हमने जितने भी रिसोर्सेज लगाए हैं उनके कंपैरिजन में। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब हुआ कि हमको जब भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऐसी कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हमारे पास उतना फंड अवेलेबल होना चाहिए कि हम उसे इमिडिएटली खरीद पाए, या हमारी उस इमिडिएट नीड को हम सेटिस्फाई कर पाए, ताकि हमारा बिजनेस कंटिन्यूएशन में रन हो सके। द नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हमने प्रॉफिट के इतने सारे रोल्स भी देखे हैं कि वो क्या क्या रोल प्ले करता है। वो हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो होता है वो और ग्रो होता है, हमारा बिजनेस सर्वाइव कर पाता है मार्केट के अंदर। इसलिए अर्निंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। द नेक्स्ट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। जो मैनेजर है हमारी कंपनी का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारी कंपनी को पूरा अच्छी तरीके से मैनेज करता है, सारी एक्टिविटीज को। उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है, उसका एजुकेशन, उसका ट्रेनिंग के ऊपर पैसा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो और अच्छी अच्छी नई आइडियाज लेकर आए और उससे हमारा जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करे। द नेक्स्ट इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जो कि हमारी फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, हम लोगों का ये एम होना चाहिए, बिजनेसमैन का ये एम होना चाहिए कि वो उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें, और उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें उनके अंदर, ताकि वो फर्म को अपना ही समझें और अच्छा प्रोडक्टिविटी और अच्छा प्रॉफिट के अंदर योगदान दें। द नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन टुडेज सिनेरियो, क्योंकि अगर सोसाइटी हमारे बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो हमारा कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगी, और इवन अगर वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगी तो हमको कभी भी हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मीट सोसाइटी का जो भी डिमांड है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो सब। एग्जाम में कई बार हम लोगों को ऐसा पूछा जाता है कि आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताओ बिजनेस के, या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव बताओ, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बताओ। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव समझे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इन तीनों कैटेगरीज में हमेशा फॉल करते हैं। हम एक बार ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए हैं उनको समझ लेते हैं, ताकि हमें याद रह जाए कि हमें कौन सी कैटेगरी में कौन से ऑब्जेक्टिव को डालना है। जो फर्स्ट है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो भी इनकम से रिलेटेड है, मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट इनकम के सोर्स में अर्न कर रही हैं, वो सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगी, जैसे कि सर्वाइवल, ग्रोथ, इनोवेशन, डिमांड का क्रिएशन होना, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आती है। द नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं अच्छे खासे प्राइस में, फेयर प्राइस के अंदर, या फिर हम जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको टोटली अवॉइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सोसाइटी को, या फिर हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, तो ये सब हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा। द लास्ट वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसमें वो सारे इंडिविजुअल्स आएंगे जो कि फैक्ट्री में होते हैं, जैसे कि वर्कर, मैनेजर्स, ये सब। तो उन सब के डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग चीजें कर रहे हैं वो सारी हमारी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहलाएगी। जैसे कि उनको एनकरेज करना काम करने के लिए, मोटिवेट करना, उनको अच्छी सैलरी देना,
या फिर उन लोगों को बोनस डिक्लेयर कर देना, अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए पैसा दे देना, उनको ट्रेनिंग देना, या फिर उनको एक अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट देना जिसमें वो सेफ फील करें, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब चीजें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फॉल करेगी। अब हम फाइनली पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। आफ्टर ऑल, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्क हम उसको बोलते हैं, उस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं जो हमको इनएडिक्वेट प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। जितना प्रॉफिट हमने सोचा हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता, और इवन वर्स्ट सर्कमस्टांस में हमको लॉस भी हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट आ जाता है जिसको हम उम्मीद नहीं करते कि वो इवेंट आ जाएगा, या बाई चांस हमें उम्मीद भी होती है कि वो रिस्क हो सकती है इन फ्यूचर, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं होती कि वो इतनी बड़ी रिस्क होगी या हमारे बिजनेस को उतना अफेक्ट करेगी। तो कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर लॉस होता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो वो हमारी बिजनेस रिस्क कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट डिक्लाइन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड ही कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि फैशन बदल गया, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया कस्टमर्स का। अब कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट का यूज ही नहीं है, उन लोगों को प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं लग रहा है, या फिर कॉम्पिटिटर ने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि ज्यादा अच्छा है, तो वो हमारी बिजनेस रिस्क में काउंट होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि बिजनेस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम उसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। हम उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं ऑलरेडी जज करके पहले कि वो कितने अमाउंट में रिस्क होगा, और उसका कुछ भी इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। जो पहला रिस्क होता है वो होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है कि जो भी मार्केट कंडीशन है उसमें कोई भी चेंज होना, जैसे कि डिमांड में चेंज हो गया, या फिर सप्लाई में चेंज हो गया, या फिर जो भी प्राइजेस हैं वो या तो बढ़ गए या तो कम हो गए, फैशन ही बदल गया, अब वो फैशन में ही नहीं है वो चीज जो कि पहले इतना फैशन में चल रही थी, या फिर कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, कस्टमर को अब वो प्रोडक्ट का यूज ही नहीं है, अब उसको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो वो हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क कहलाता है। जबकि हमारा सेकेंड जो रिस्क है वो है प्योर रिस्क, और उसका मतलब होता है कि या तो हमको लॉस हो रहा है या फिर हमको लॉस नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फायर लग गया, या फिर कोई चोरी हो गई हमारे फैक्ट्री के अंदर, या फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर ली, तो ये सब चांसेस में हम लोगों को लॉस होता है, और ये हमारी प्योर रिस्क काउंट होती है। एक बात याद रखना गाइस कि स्पेकुलेटिव रिस्क में देयर इज अ चांस की पॉसिबिलिटी ऑफ गेन हो, लेकिन प्योर रिस्क में कभी भी गेन नहीं होता, वहां हमेशा लॉस होता है। और इवन अगर लॉस कभी नहीं होता है तो उसको हम नो लॉस कंसिडर करते हैं, बेसिकली एब्सेंस ऑफ लॉस कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। जबकि जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ गेन होता है अगर हमारा जो मार्केट कंडीशन है वो हमारे फेवर में है, जो भी चेंज हुआ है वो हमारे फेवर में हुआ है जिससे कि हमारी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, तो वो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन होता है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस क्या होता है कि अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन है। स्पेकुलेटिव रिस्क में दोनों चीजें होती है, जबकि प्योर रिस्क के अंदर खाली लॉस ही होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। एक बात याद रखना, एग्जाम में नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए बिजनेस रिस्क की तो हम ये 4 पॉइंट्स ही मेंशन करके आएंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एक बात याद रखना कि रिस्क होना किसी भी बिजनेस में हमेशा कंफर्म है। अमाउंट ऑफ रिस्क हमेशा बदल सकता है, किसी बिजनेस में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। हम रिस्क को कम भी कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको एलिमिनेट कभी भी नहीं कर सकते। The next one is degree of risk depends mainly upon the nature and size of the business. हम लोगों का बिजनेस का क्या नेचर है, हम लोग का बिजनेस लार्ज स्केल में है, स्मॉल स्केल में है, बेसिकली उसका क्या साइज है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस में कितना रिस्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड करता है बिजनेस, हमारा जो नेचर है वो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमारे हाई रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, जो फैशन हम लेकर आ रहे हैं जरूरी नहीं है पब्लिक उसे एक्सेप्ट करे, तो हाई रिस्क होता है किसी भी फैशन इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम अगर वो लार्ज स्केल बिजनेस है कोई भी, तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रिस्की होगा। The next one is business risk arises due to uncertainty. अनसर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ है? लैक ऑफ नॉलेज। हम हमारे फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या होगा, या मे बी हमने प्रिडिक्ट कर लिया बट एक्चुअल क्वांटिटी हम नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, तो वो अनसर्टेनिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, या फिर कोई भी डिमांड में चेंज आ जाए,
या गवर्नमेंट पॉलिसी बदल दे, जैसे कि प्लास्टिक के साथ हुआ था। आजकल कोई प्लास्टिक बैग यूज नहीं कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो अब पेपर बैग और क्लॉथ बैग काम में आते हैं। ये सब चीजें जो होती है वो बिजनेस रिस्क होती है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। द लास्ट वन इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हम लोगों ने एक चीज हमेशा पढ़ी है कि प्रॉफिट और रिस्क दोनों एक साथ चलते हैं। एक ये ओल्ड प्रिंसिपल भी है, नो रिस्क नो गेन। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा हम लोग रिस्क लेंगे किसी भी बिजनेस में, उतना ज्यादा चांसेस होता है कि हमारे को बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा ज्यादा रिस्क लेता है इस उम्मीद में कि उसको ज्यादा प्रॉफिट इन एज अ रिवॉर्ड अर्न करने को मिलेगा। thus हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क किन वजहों से होती है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में आती है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या फिर लाइटनिंग, थंडर। तो ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज आते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट के रूप में। हम लोग को कोई उम्मीद नहीं होती कि हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो कोई ना कोई नेग्लिजेंस से काम करेंगे जिसकी वजह से हमें कोई लॉस हो जाएगा, या फिर हमारे मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर वो लोग स्ट्राइक कर लेंगे, राइट्स कर लेंगे। ये सब हमारे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। द थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज जो होता है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होता है, जैसे कि डिमांड ऑफ गुड हमारा डिक्रीज हो गया है, या फिर हमारा कंपटीशन ने कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट निकाल दिया जो कि बहुत बेटर है और लोग उसको बाय करने लग गए हैं, या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनसे ड्यूज हैं हमारे ऑलरेडी बेसिकली डेटर्स, वो हमको पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे कि बोरोइंग का रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, और या फिर टैक्सेस का रेट बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक कॉज में आती है। द लास्ट वन इज अदर कॉज। अदर कॉज यानी कि जो भी अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, या फिर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आ गए, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर दिया, तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बिजनेस को काफी अफेक्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब रिस्क होगा तो सही, लेकिन हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज कि जो बहुत रिस्की ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको ना करें। जिन ट्रांजेक्शन में हमको लगता है, जिस प्रोडक्ट में हमको लगता है कि इसको लॉन्च करने में बहुत रिस्क है, तो वो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करें ताकि हम थोड़ा सा रिस्क बचा सकें। द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। जैसे फायर होता है, तो फायर के लिए अगर हम लोग ऑलरेडी फायर फाइटिंग डिवाइसेस रखेंगे हमारी फैक्ट्री के अंदर, तो हो सकता है कि हम हमारे लॉस को थोड़ा कम कर सकें। द थर्ड वन इज इंश्योरेंस पॉलिसी। हर चीज का इंश्योरेंस कवर होता है, तो हम हमारे इंश्योरेंस एजेंट से बात करके उस सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें हमारी फैक्ट्री के लिए, ताकि जो भी हम लोगों को लॉस होता है उसमें थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को वापस कॉम्पनसेशन मिल जाए। द फोर्थ वन इज मेकिंग प्रोविजन ऑफ अर्निंग। हम लोग जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से हमको थोड़ा पार्ट निकाल के रखना होता है, ताकि हम लोगों को जो फ्यूचर में रिस्क दिख रही हैं ऑलरेडी उसको हम बीट कर सकें। जैसे कि प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स बनाते हैं, बेड एंड डॉटफुल डेट्स, या फिर हम लोग ऑलरेडी जो रिस्क होता है बिजनेस का उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। तो ये सारी तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग जो बिजनेस रिस्क अराइज हो जाती है उनसे डील कर सकते हैं। I hope this video has helped you in understanding business risk and objectives of business in broader terms. If you have any query related to the video, then you can write in the comment section. Stay tuned and please like, share and subscribe to our channel. Bye-bye.